So today we are going to start our fourth chapter, quadratic equation of class 10th. ठीक है, ये लिखना तो जरूरी है. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं, आपने पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको तीन टाइप्स बताए थे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशंस, ये बताई थी, जिसमें से हम लीनियर इक्वेशंस थर्ड चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं. अब जो नेक्स्ट आती है हमारे पास, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री इज 2. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, अभी हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल को हटाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारी जो हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. अगर आपके पास हाईएस्ट पावर इज 1, तो हमारे पास वो इक्वेशन कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट लीनियर. ठीक है, अब अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अच्छा, लीनियर में हमने क्या पढ़ा था? दो वेरिएबल्स थे, राइट? उसमें दोनों की पावर कितनी थी? 1 है ना. इस केस में ऐसा नहीं होता कि आपके पास इसमें तो एक ही वेरिएबल है, बट आपको क्या देखना है? सिर्फ हाईएस्ट डिग्री देखनी है. आपके पास पावर्स दो हैं, 2 और 1, लेकिन क्या देखोगे? हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर. अगर आपके पास हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक polynomial of the form this, where a is not equals to 0 and a, b, c are real numbers. सबसे पहली चीज, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो वो बनेगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वल्स टू 0. ये इसकी क्या बन गई? एक जनरल फॉर्म बन गई. इसमें आपका जो ये a होता है, दैट इज नेवर इक्वल्स टू 0. क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आपका कोफिशिएंट a 0 हो जाता है तो आपका ये जो एक्स स्क्वायर है, ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, राइट? अगर आपके पास a की वैल्यू 0 होती है, मीन्स एक्स स्क्वायर आपका एलिमिनेट हो गया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी? नहीं बचेगी. इसलिए आपकी जो डेफिनेशन है इसकी, उसमें स्पेशली लिखा हुआ है वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, और बाकी आपके ए बी सी जो हैं वो आपके रियल नंबर्स हैं. रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है. इसमें मैं ये भी लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 3, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने यहाँ पे जो √2 यूज किया है, दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर. तो आपका ए बी सी तीनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये एक और स्टेटमेंट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. देखो यहाँ पे दी भी हुई है जनरल फॉर्म इसकी. Here a and b are the coefficient of x square and x. यहाँ पर x square और x, आपके पास दो अलग अलग टर्म्स है ना, दोनों के कोफिशिएंट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, और जो आपकी लास्ट टर्म होगी दैट विल बी द कांस्टेंट टर्म. ठीक है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी अभी, कितनी होती है? डिग्री इज 2. जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री हमारे पास 2 होती है. और पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि डिग्री पे ही डिपेंड करता है कि उस इक्वेशन के कितने क्या होंगे? जीरोज होंगे. तो इसमें आपके पास कितनी पावर है? 2. तो इसके या तो 2 जीरोज होंगे, उससे कम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि कम हो, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते. ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 से ज़्यादा जीरोज नहीं हो सकते. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, हाउ विल यू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें जीरोज निकालने हैं. जीरोज आप कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग 2 मेथड्स, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, और दूसरा आपके पास होता है एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जो हम इसके बात करेंगे. स्प्लिटिंग मिडल टर्म आप 7th 8th से करते आ रहे हो आई थिंक. इसमें क्या होता है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है. ठीक है, इसको आपको क्या करना है, जो ये मिडल टर्म है, ये मिडल टर्म को हम क्या करते हैं? 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं. वो 2 फैक्टर्स आप कौन से निकालोगे? सपोज मैंने 2 फैक्टर्स ले लिए, ए एंड बी. इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आना चाहिए? जो आपने इस कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करके लेकर आए हो, जो कि आएगा आपके पास, कितना आएगा? 6. मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 6 आना चाहिए, और प्लस करके क्या आनी चाहिए? मिडल टर्म, जो कि हम स्प्लिट करने वाले हैं, दैट इज -5.
अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लेते, अभी इसके साथ नेगेटिव साइन है तो आपको नेगेटिव साइन लेकर चलना है। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी अगर आपका नेगेटिव साइन आता है तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लोगे, ठीक है। अब मुझे ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके तो 6 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई प्लस करके कितना आ रहा है, -5। अगर किसी को फैक्टर्स निकालने नहीं आते तो वो फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज भी कर सकता है। तो यहाँ से सिंपल पता चल रहा है कि ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 × 3 = 6 और हमें माइनस का 5 चाहिए, तो आप इन दोनों को क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। -2 + -3 = 5। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास -2 और -3 को आप प्लस करोगे तो -5 आ जाएगा, और वहीं पे अगर मैं -2 और -3 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। दो फैक्टर्स मिल गए। अब यहाँ पर इसको स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको हमने स्प्लिट किया -2x एंड -3x। ये आप कैसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे, 3 पहले ले सकते हो, 2 बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, कोशिश करना ऐसे नंबर्स को ऐसे नंबर्स के साथ लो ताकि आपका कॉमन लेना इजी हो, ठीक है। मोस्टली बच्चे कॉमन लेने में भी गलती करते हैं। अब यहाँ पर देखो मेरे पास दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं तो कॉमन लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कॉमन लोगे, 2 एंड एक और चीज़ कॉमन आ रही है, x। क्या बचेगा, x - 1 बचा। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा ना, साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरी की एज इट इज टर्म होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये जो पॉजिटिव है दैट विल चेंज टू नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा x - 1। साइन का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका एक फैक्टर तो बनता है 2x - 3 और एक फैक्टर आपका बनता है x - 1। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो होनी चाहिए सेम, ठीक है। अब 1 सेकेंड, ये जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं, अब इक्वेशन पढ़ रहे हैं मतलब आपके फैक्टर्स भी इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 0। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ गई, 3/2। मतलब आपका एक 0 कितना आ गया, 3/2। वहीं पे अब आप दूसरे फैक्टर को लेके चलते हैं, x - 1 = 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो देयर आर 2 zeros जिसकी वैल्यू है 3/2 एंड 1। निकल गए जीरोस। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करते हो, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो होता है उसमें हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है कि आपके पास सेम वही फॉर्म होती है, इसी फॉर्म में इक्वेशन होती है। आप क्या निकालोगे, पहले a की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू निकालोगे, c की वैल्यू निकालोगे, उन वैल्यूज को इसमें करोगे सब्स्टिट्यूट। आपको यहाँ दिख रहा होगा प्लस माइनस है, मतलब इसको हम लास्ट में जाके क्या कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसको इंडिविजुअली लिखूं तो -b, अब दोनों साइन है तो पहले हम पॉजिटिव ले लेते हैं, b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, -b -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो दो जीरोस निकलेंगे ना आपके, ठीक है। तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, एक पॉजिटिव में हो गया, एक नेगेटिव में हो गया। तो ये आप यूज करते हो इन डिस्क्रिमिनेंट मेथड और इसको बोलते क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। समझ आया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, जो हम अभी निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, जीरोस, या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड में भी करते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। मींस आपके जो जीरोस निकलेंगे दैट विल बी सेम, 3/2 निकलेगा और दूसरा 1 निकलेगा। अब इसमें पहले वैल्यू निकालो। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है फॉर्मूला, -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू इज एंड c की वैल्यू इज 3। बस इनको सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना। पहले हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर लास्ट में जाके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे।
तो b की वैल्यू इज -5, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो सिर्फ +5 आएगा, ठीक है। ओके ओके, बी स्क्वायर, नाउ माइनस, पहले वैल्यू पूरा ही पुट करते हैं फिर मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। 4, ए की वैल्यू इज 2 एंड सी की वैल्यू इज 3, ठीक है। यहाँ पर 2 एज इट इज एंड ए की वैल्यू इज 2, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज, -5 का स्क्वायर विल बी 25, +25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24, ठीक है, एंड दिस विल बी 4। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, रूट 1 का रूट इज, सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 4। अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये, एक तो हो गया 5 + 1 डिवाइडेड बाय 4, एक हो गया 5 - 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पर कितने साइन है, 2 साइन है, प्लस का भी है और माइनस का भी है, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया ऊपर वाली टर्म को कितना आया 6/4, जिसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3/2, और इसको आपने सॉल्व किया तो 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपके जो दो जीरोज आए हैं वो आए हैं 3/2 एंड 1। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपने किया था उसमें भी दो जीरोज आए थे 3/2 एंड 1। तो चाहे डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करो चाहे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करो, आपके जो जीरोज आएंगे दैट विल बी सेम, क्योंकि जो आपके इक्वेशंस होते हैं उनके जीरोज फिक्स्ड होते हैं, वही जीरोज आपके आएंगे। समझ आया, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको समझा चुकी हूँ, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अगर स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में कभी कभी फैक्टर्स नहीं निकलते, तो आप इजीली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो और वैल्यूज निकालो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारी वैल्यूज। अभी हमने जो वैल्यू फॉर्मूला पढ़ा था उसमें आपके पास एक रूट वाली टर्म थी b² - 4ac, ठीक है। इसको हम पूरा डिनोट करते हैं d से। किससे डिनोट करते हैं, d से, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब इसकी जो ना, इसका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है, कभी ये पॉजिटिव हो सकता है, कभी ये जीरो हो सकता है, कभी ये नेगेटिव हो सकता है। तो उस पर हमें डिपेंड करता है कि हमारे टाइप्स ऑफ जो जीरोज आ रहे हैं वो कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे या रियल आएंगे या इमेजनरी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है दैट इज d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो कैसा है, कैसा है, पॉजिटिव। और जब वो पॉजिटिव होता है, मतलब आपका जो जीरोज हैं वो पॉजिटिव आएंगे, तो कैसे आते हैं, जीरोज रियल आते हैं, अनइक्वल आते हैं और रैशनल फॉर्म में आते हैं। रैशनल फॉर्म में 4 भी हो सकता है, ये मत सोचना कि फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहे हैं। रैशनल इज 4/1 भी, 1/1 भी, ये सारी वैल्यूज रैशनल है। अनइक्वल का मतलब ये है कि दो जीरोज निकलेंगे, एक निकलेगा अल्फा, एक निकलेगा बीटा, इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है। अगर आपका d इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, कैसा है, नहीं अच्छा ये तो पॉजिटिव वाला ही है, लेस वाला नीचे है। इसमें बस डिफरेंस ये है कि d जो आपका आएगा, जो आप रूट सॉल्व कर रहे हो, ये वाली वैल्यू, ये हो सकता है परफेक्ट रूट ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 35 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू आती है, उस केस में आपके जो रियल नंबर्स, रियल जीरोज आते हैं, अनइक्वल आते हैं, बट जो जीरोज आएंगे वो इरेशनल भी आ सकते हैं, ठीक है। समझ आया, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों में पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। इसमें d आपका परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे अभी निकला था 1 आया था ना पिछले क्वेश्चन में, कितना आया था, 1 आया था, है ना। अगर 1 का रूट अगर हम सॉल्व करते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपका कोई ऐसा नंबर आता है 8 आ गया, 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करके आता है 2√2, ठीक है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के केस में क्या होते हैं, आपके जो जीरोज होते हैं वो रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, और इरेशनल तो आ ही रहा है, ठीक है। फिर आते हैं d = 0। अगर आपने वो वैल्यू सॉल्व करी, ये वाली d वाली वैल्यू सॉल्व करी, b² - 4ac, और वो आ गया 0, ठीक है।
तो उस केस में क्या होता है, आपके जो जीरोस होते हैं वो एक तो रियल निकलते हैं और दूसरा वो इक्वल निकलते हैं। अल्फा और बीटा जो है आपका सेम आएगा, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू सपोज 1 है तो बीटा की वैल्यू विल ऑल्सो बी 1। अगर आपका डी 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, आप लोगों ने नेगेटिव रूट्स पढ़े हैं? नहीं पढ़े, है ना। वो आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है। नेगेटिव रूट्स में जो हमारी वैल्यू होती है नेगेटिव रूट वाली, आयोटा लेके चलते हैं, उसमें हमारे जो रूट्स होते हैं हम उनको इमेजनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजनरी, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, आपकी वैल्यूज निकाल सकते हो, जीरोस निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। आपको याद होना चाहिए अगर डी इज पॉजिटिव तो कैसे आपके जीरोस निकलेंगे, कैसे आपके रूट्स निकलेंगे। व्हेन डी इज इक्वल्स टू 0 तो रियल एंड इक्वल निकलेंगे, व्हेन डी इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है तो इमेजनरी निकलेंगे। समझ आया? अच्छा, ये मैंने वैसे बताया था। अच्छा, एक और चीज़, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे सपोज उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो जीरोज हैं वो इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो ये वैल्यू है ना b² माइनस 4ac, ये क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, ये जो वैल्यूज है ना इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, कुछ भी कांस्टेंट टर्म दी हुई है, कुछ भी दिया हुआ है वो निकाल सकते हो। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे उसमें बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है।